हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पावर शेयरिंग, जो कि सिविक्स का पहला चैप्टर है क्लास 10। हम शुरू करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी से। बेल्जियम इज ए स्मॉलर कंट्री इन यूरोप। यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है बेल्जियम। स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा से भी काफ़ी छोटा है बेल्जियम, इसका साइज। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। बेल्जियम जो है वो फ्रांस से बॉर्डर शेयर करता है, नीदरलैंड से बॉर्डर शेयर करता है, जर्मनी से करता है और लग्जमबर्ग से करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन राइज हो सकता है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। इसकी पॉपुलेशन जो है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा से भी आधी पॉपुलेशन, मीन्स हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है 2 करोड़ और बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी है 1 करोड़। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इसकी जो एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन कहते हैं, इस एथनिक वर्ड का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। एथनिक वर्ड अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। कल्चर के बेसिस पे जो सोसाइटी में डिवीजन होती है, जो सोसाइटी का ग्रुप होता है, उसी को एथनिक ग्रुप्स कहते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। लोग जो कि सेम एथनिक ग्रुप के जो जितने भी लोग बिलोंग करते हैं वो एक कॉमन डिसेंट मीन्स एक कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, या तो उसकी उनकी फिजिकल अपीयरेंस सेम हो सकती है, कल्चर सेम हो सकती है, या दोनों सेम हो सकते हैं। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। एक सेम एथनिक ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोगों का जो रिलीजन है वो जरूरी नहीं है वो सेम हो, या फिर नेशनलिटी भी सेम हो, राइट। नेक्स्ट, सो ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। पूरे कंट्री की टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 59% फ्लेमिश रीजन में रहता है और कौन सा लैंग्वेज बोलता है, डच लैंग्वेज बोलता है। अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। बाकी जो दूसरा 40% पीपल है वो वेलोनिया रीजन में रहता है और कौन सी लैंग्वेज बोलता है, फ्रेंच। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। और बाकी जो 1% बच गए वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन। मीन्स आपको ये ध्यान रखना है, जो 59% पॉपुलेशन है, टोटल 59% मीन्स अगर 100 लोग बेल्जियम में रहते हैं तो 59 पीपल फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, डच। 40 पीपल जो है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच। बाकी बच्चे 1 पीपल जो है वो बेल्जियन स्पीकिंग जर्मन है, मीन्स वो जर्मन है, जो कि बेल्जियंस जो है 1% बेल्जियंस जो है वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। वहीं कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में देखें तो 80% पीपल जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% पीपल जो है वो डच स्पीकिंग है। फिर से इसकी कंपोजिशन हम देखते हैं। ऐसा क्यों बार बार मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन अराइज होता है। 59% पीपल जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहता है और डच लैंग्वेज बोलता है अगर पूरे बेल्जियम की बात करें, और 40% पीपल जो है वो वेलोनिया रीजन में रहता है और फ्रेंच बोलता है। मीन्स अगर पूरे बेल्जियम की बात करें तो 59% के साथ डच बोलने वाले मेजॉरिटी में हैं और 40% के साथ फ्रेंच बोलने वाले माइनॉरिटी में है, मीन्स इनके नंबर्स कम हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की बात करें तो 80% के साथ फ्रेंच बोलने वाले मेजॉरिटी में है और 20% के साथ डच बोलने वाले माइनॉरिटी में है। तो कैपिटल सिटी में जस्ट इसका अपोजिट है, राइट। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है, जो कि माइनॉरिटी में है पूरे बेल्जियम में, इनका अगर हम इकोनॉमिक स्टेटस देखें तो ये काफ़ी रिच है और पावरफुल है। दिस वॉज रिसेंटेड बाई द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। और ये जो माइनॉरिटी, ये जो काफ़ी रिच और पावरफुल थे, तो डच में ये फियर था, डच में ये डर था कि ये जो माइनॉरिटी है ये इनके कल्चर को, ये इनके इकोनॉमिक स्टेटस को दबा न दे। इसके लिए इनको डच स्पीकिंग कम्युनिटी को बाद में कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया गया, जो कि फ्रेंच के साथ, फ्रेंच बोलने वाले पॉपुलेशन के साथ कम्पीट कर सके और उनके साथ मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ सके और उनके एजुकेशन को बराबरी कर सके, राइट। नाउ दिस लेड to tensions between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s। और इससे क्या हुआ, जो क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे पॉपुलेशन वो काफ़ी रिच और पावरफुल थे इन कंपैरिजन टू डच स्पीकिंग पॉपुलेशन, तो इससे 1950s और 1960s में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन के बीच काफ़ी एक टेंशन भरा माहौल बना रहा। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। और ब्रसेल्स में क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में
जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो मेजॉरिटी में थे और डच स्पीकिंग जो थे वो माइनॉरिटी में थे। ब्रसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, और ब्रसेल्स में एक स्पेशल प्रॉब्लम क्या थी, वो प्रॉब्लम थी द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। जो डच स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थी वो पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में थी, लेकिन कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में माइनॉरिटी में थी, राइट। नाउ अब श्रीलंका की स्टोरी हम देखते हैं। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री, श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। आइलैंड नेशन क्यों है? क्योंकि ये चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो सदर्न कोस्ट है उससे बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे श्रीलंका आइलैंड नेशन है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, लगभग 2 करोड़ पीपल है, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर, राइट। Like other nations in the South Asia region, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन डाइवर्स है, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक वैसे ही जो श्रीलंका की पॉपुलेशन है वो काफ़ी डाइवर्स है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर, अब अगर श्रीलंका की केस देखें तो श्रीलंका में जो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं वो है सिन्हला स्पीकर्स जो कि 74% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तमिल स्पीकर्स जो कि 18% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। Now, among Tamils, इस 18% तमिल स्पीकर्स में भी among Tamils there are 2 subgroups। तमिल्स में भी 2 subgroups हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन्स। वैसे तमिल्स जो ओरिजिनली श्रीलंका के हैं, मीन्स कहीं से माइग्रेट करके नहीं आए, उनको हम कहते हैं श्रीलंकन तमिल्स, राइट। श्रीलंकन तमिल्स जो कि कितने परसेंटेज में? 13%। द रेस्ट whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils। और बाकी के जो तमिल्स बच गए जिनके फोर फादर्स मीन्स जिनके पूर्वज जो थे वो इंडिया से, ब्रिटिश ने जो इंडिया से उनको लेकर गए थे श्रीलंका में प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, मीन्स मजदूर के रूप में, तो वो वहीं पे सेटल हो गए थे, तो उनको हम कहते हैं इंडियन तमिल्स, राइट। तो मेजॉरिटी ऑफ तमिल्स जो है वो कौन है? श्रीलंकन तमिल्स, और बाकी कौन है? इंडियन तमिल्स, राइट। सो बच्चों एक बार हम बेल्जियम का मैप देख लेते हैं। सो इस कलर से आप जो देख रहे हो ये ब्रसेल कैपिटल रीजन है, मीन्स ये जो है ये ब्रसेल कैपिटल रीजन है जहाँ में फ्रेंच 80% मेजॉरिटी के साथ था और डच 20% माइनॉरिटी के साथ था, राइट। और ये वाला जो रीजन है ये वलून है, मीन्स फ्रेंच स्पीकिंग है पूरी कंट्री में, वेलोनिया रीजन है, राइट। और ये जो है वो फ्लेमिश रीजन है, डच स्पीकिंग रीजन है, और ये जो है 1% जर्मन स्पीकिंग रीजन है, ठीक है। तो पूरे कंट्री में अगर हम देखें तो डच स्पीकिंग ये वाले रीजन जो है डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में थे, राइट। एंड नेक्स्ट फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन अगर सिर्फ हम ब्रसेल्स की बात करें तो फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी में थे और डच माइनॉरिटी में थे। नाउ कमिंग बैक टू द केस ऑफ श्रीलंका, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। एक बार श्रीलंकन मैप्स को देख लेते हैं। सो ये जो आप कलर देख रहे हो ये सिन्हलीज, इस पूरे रीजन में सिन्हलीज कंसंट्रेटेड है, इस पूरे रीजन में सिन्हलीज कंसंट्रेटेड है, और इस रीजन में श्रीलंकन तमिल है। मीन्स अगर आप देखो नॉर्दर्न रीजन में और ईस्टर्न रीजन में आप देखोगे श्रीलंकन तमिल्स है, और इस रीजन में मीन्स ये वाले रीजन में इंडियन तमिल्स हैं, और ये जो सर्कल आप देख रहे हो छोटे छोटे पैचेस ये मुस्लिम कंसंट्रेटेड एरियाज हैं। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप्स Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country, and most of the Sinhala speaking people are Buddhist। बहुत सारे जो सिन्हला स्पीकिंग पीपल थे वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं? बुद्धिस्ट। while most of the Tamils are Hindus और Muslims, और बहुत सारे जो तमिल्स है वो क्या है, या तो हिंदू है नहीं तो मुस्लिम्स है, राइट। नाउ देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस, 7% क्रिश्चियंस हैं, वो दोनों हैं, तमिल बोलने वाले भी है और सिन्हला भी हैं। तो जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस। अब इस तरीके के सिचुएशंस में क्या हो सकता है जहाँ पे डाइवर्स तरीके की पॉपुलेशन है, बेल्जियम में भी और श्रीलंका में भी। नाउ इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। अब बेल्जियम में, क्योंकि पूरे बेल्जियम में जो डच है, डच कम्युनिटी वो मेजॉरिटी में है, तो ये अपने मेजॉरिटी में होने का फ़ायदा उठाते हुए ये अपनी जो विल है, जो अपनी विशेष है, जो अपनी पावर है वो फ्रेंच के ऊपर और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के ऊपर थोप सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड दिस, अगर ये ऐसा करते हैं, दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। अगर ये ऐसा करते हैं
तो डच, फ्रेंच और जर्मन के बीच काफ़ी एक तनाव भरा माहौल होगा, काफ़ी एक कन्फ्लिक्टिंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अब इससे क्या होगा कि सिविल वॉर हो सकता है। सिविल वॉर कहते हैं जब एक ही कंट्री के अंदर दो अलग अलग ग्रुप आपस में लड़ते हैं, काफ़ी वॉलेंट मूवमेंट होता है, प्रोटेस्ट होता है, उसको सिविल वॉर कहते हैं। तो अगर इस तरीके से हुआ, डच अपनी बेसिस अपनी पावर फ्रेंच और जर्मन पे थोपने की कोशिश करी, तो हो सकता है कि कंट्री में सिविल वॉर हो जाए और फिर कंट्री में पार्टीशन हो जाए। सो बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसेल्स। तो इससे क्या होगा कि ब्रसेल्स पे, कैपिटल सिटी ब्रसेल्स पे दोनों ही साइड जो है फ्रेंच भी और डच भी दोनों ही इस पे कंट्रोल करना चाहेंगे। ये हुआ बेल्जियम का केस। नाउ इन श्रीलंका द सिन्हला कम्युनिटी इंजॉयड एंड इवन बिगर मेजॉरिटी। जो सिन्हला कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी इंजॉय करते हैं एंड कुड इम्पोज इट्स विल इन द इंटायर कंट्री। और ये अपनी जो विशेष हैं, जो पावर है, वो पूरे कंट्री में इम्पोज कर सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दिस कंट्रीज। अब दोनों कंट्री में क्या हुआ डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट मेजॉरिटेरियनिज्म। अब इस वर्ड का मतलब क्या है मेजॉरिटेरियनिज्म? सी, majoritarianism, a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants। मतलब ये एक ऐसी मान्यता है जहाँ पे जो भी कम्युनिटी मेजॉरिटी में होगी वही कंट्री को रूल करेगी, चाहे जिस मर्जी से रूल करे, बाई डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी के विशेष और नीड्स को डिसरिगार्ड कर दे, मीन्स उसको इग्नोर कर दे, और माइनॉरिटी के इंटरेस्ट और विशेष से मेजॉरिटी को कोई मतलब ना हो, इसको कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। नाउ श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट कंट्री बन के उभरा 1948 में। द लीडर्स ऑफ द सिन्हला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। अब क्योंकि सिन्हला कम्युनिटी मेजॉरिटी में थे, तो सिन्हला के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने सिन्हलीज गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की, क्योंकि सिन्हला गवर्नमेंट मेजॉरिटी में थे, सिन्हलीज जो है वो मेजॉरिटी में थी। नाउ एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि हालांकि इलेक्शन हुआ था डेमोक्रेटिक तरीके से, लेकिन मेजॉरिटी में सिन्हलाज थे, तो ज़्यादातर लीडर्स इन्हीं के चुन के आए। सो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हला सुप्रीमेसी। अब ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थे, डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आने वाली जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऐसे ऐसे मेजॉरिटेरियन स्टेप्स लिए जो सिर्फ सिन्हला को फेवर करता था, तमिल्स के इंटरेस्ट और विशेष को इग्नोर कर दिया। और ये कौन कौन से स्टेप्स थे? यहाँ से क्वेश्चन 100% अराइज होता है, हर साल अराइज होता है। इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में एक कानून पास हुआ जिसमें ये कहा गया कि हम सिन्हला को सिर्फ और सिर्फ केवल सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज की दर्जा देंगे, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। तो इससे क्या हुआ, जो तमिल लैंग्वेज था उसको इग्नोर किया गया, तो तमिलियन सेंटिमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचा। The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs। अब गवर्नमेंट ने कई प्रेफरेंशियल मीन्स हमेशा सिन्हला एप्लीकेंट्स को ही प्रेफर करते थे यूनिवर्सिटी पोजीशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में, तमिल्स को इग्नोर करते हैं। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। सो एक नई कॉन्स्टिट्यूशन, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी, उसमें ये कहा गया कि हम सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे और इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी के लिए काम करेंगे। सो ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर। तो ऐसे करके ये जो जितने भी गवर्नमेंट के एक्शंस थे, जो एक से एक के बाद एक लिए जा रहे थे, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो इससे ये हुआ कि ये जो श्रीलंकन तमिल्स यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड थे, इनको ऐसा लगने लगा कि ये श्रीलंका का हिस्सा है ही नहीं। इनको ऐसा लगने लगा कि ये अपने ही घर में अलग थलग महसूस कर रहे हैं। They felt that none of their major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। उन्हें ऐसा लगा कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज श्रीलंका के उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर के लिए सेंसिटिव नहीं है, जो उनके प्रॉब्लम्स को, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सके और उनके लिए आवाज़ उठा सके। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि संविधान और गवर्नमेंट की जो एक्शंस थी, पॉलिसीज थी, उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही है, उनके साथ भेदभाव कर रही है जॉब्स देने में और बाकी सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी देने में, एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर कर रही है। सो एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हला एंड द तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। और इससे क्या हुआ कि सिन्हला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच का जो रिलेशन था वो काफ़ी टेंशन भरा डेवलप होने लगा, काफ़ी कन्फ्लिक्ट होने लगा। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language।
तो इससे क्या हुआ, जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने अपनी पार्टी बनानी शुरू कर दी, उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया ताकि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर किया जाए। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, रीजनल ऑटोनॉमी कहने का मतलब कि ये जो रीजन है जहाँ श्रीलंकन तमिल्स है, श्रीलंकन चाहते थे कि हम रहेंगे श्रीलंका में ही, लेकिन इस रीजन में हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे और अपने लोगों के विशेष और इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको रीजनल ऑटोनॉमी कहते हैं, राइट। रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी में भी इक्वलिटी हो इन सिक्योरिंग एजुकेशन के मामले में भी और जॉब्स के मामले में भी। बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड, लेकिन उनकी ये जो डिमांड्स थे कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी मिलना चाहिए जहाँ में उन एरियाज़ में जहाँ तमिल्स लोकेटेड है, तो उनके इस डिमांड को बार बार डिनाई किया जा रहा था, माना नहीं जा रहा था। बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट। सो 1980s तक बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुए जो तमिल को फेवर करते थे, जो ये चाहते थे, ये डिमांड करते थे कि हमें एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट बनाने की मंजूरी दी जाए नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में, मीन्स जहाँ जहाँ श्रीलंकन तमिल्स कॉन्सेंट्रेटेड है वहाँ में। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। अब ये जो डिस्ट्रस्ट था, जो कन्फ्लिक्ट था दोनों कम्युनिटीज़ के बीच, फाइनली ये सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, जिस वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के हजारों लोग जो थे वो मारे गए। एंड मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, कई फैमिलीज, कई परिवार जो थे वो कंट्री छोड़ने में मजबूर हो गए एज अ रिफ्यूजीज। एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स, कई जो थे उनका सर्वाइवल, उनका जो गुजारा बचता था वो नुकसान हो गया, वो खत्म हो गया। द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल। अब सिविल वॉर से क्या हुआ, सोसाइटी में भी काफ़ी एक नुकसान देखने को मिला, कल्चरल मामले में भी, और इकोनॉमी डैमेज भी हुआ। फाइनली ये सिविल वॉर 2009 में खत्म हो गया। सो पार्ट 1 में यहीं तक। नेक्स्ट अकोमोडेशन इन बेल्जियम से हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। टिल देन रिवाइज दिस चैप्टर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।